नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज के जो मॉडल पेपर है वो हमारे 9 नंबर का है और इसी मॉडल पेपर को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फिर से चर्चा कर लेते हैं सीईटी समान पात्रता परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, इनके सेंटरों को लेकर के बोर्ड ने कवायद शुरू कर ली है। और दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर भी रेगुलर चल रहे हैं, तो आप इन मॉडल पेपरों को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे जो मॉडल पेपर हैं, आपको सिर्फ सीईटी के लिए ही नहीं, राजस्थान के जितने भी भर्ती परीक्षा हो रही है जिनमें अगर राजस्थान का जीके, कला और संस्कृति ये सारे टॉपिक और सिलेबस पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कवर कर लोगे। तो दोस्तों, जरा भी मिस ना करें। हमारे जो भी वीडियो अपलोड होता है, जो भी मॉडल पेपर हम डालते हैं, उनको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम को गवाते हुए आज का 1 नंबर के प्रश्न से। और हम टोटल 25 प्रश्नों को लेकर के आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना और जिलों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपना पूरा वीडियो। देख सकते हो, जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, स्क्रीन के सामने है। तो देखिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। और बात कर लेते हैं कि किस किस एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो देख सकते हो, यहाँ पर लैब असिस्टेंट भर्ती की परीक्षा थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। लेक्चर भर्ती परीक्षा जैसे पेपर में भी ये प्रश्न पूछा है। और कॉलेज लेक्चर में फिर से ये रिपीट हुआ है। देख सकते हो, डिप्लोमा की कोई भर्ती परीक्षा है तो वहाँ पर भी पूछा गया है। मैकेनिकल डिप्लोमा की जो भर्ती परीक्षा हुई तो वहाँ पर भी पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हर बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो सीईटी जैसा एग्जाम है जो 12वीं स्तर का है तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो देख सकते हो, 1 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी जानते हैं इस प्रश्न के आंसर को। तो देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो देखिए, कितना आसान प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में से सर्वाधिक योगदान रखता है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, देख सकते हो। ऑप्शन ए देखिए वो है नहरें, ऑप्शन बी देखिए तालाब, और ऑप्शन सी है वो है कुएं एवं नलकूप, और ऑप्शन डी दे रखा है खेतीय तालाब। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कौन रखता है। तो दोस्तों, कुएं और नलकूप। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कुएं और नलकूप से हमारे यहाँ पर सिंचाई अधिक होती है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो, इसकी जो व्याख्या है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए, कुएं और नलकूप कितना प्रतिशत है। तो 73.52% सकल सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई इनसे होती है। आगे देखिए, कुओं से 25.88% कुओं से सिंचाई होती है। सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहाँ होती है, तो जयपुर में होती है। नलकूप से सिंचाई कितनी होती है, तो देखिए 47.64% होती है। और सर्वाधिक जो कुएं से नलकूप से सिंचाई होती है वो कहाँ है, तो धौलपुर और नागौर में होती है। आगे देखिए, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कितने प्रतिशत होती है, तो 0.85% होती है। और वो है भिलवाड़ा शहर, भिलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो तालाबों से होती है। नहरों से देखिए दोस्तों, 24.13% सिंचाई होती है। और ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर नहरों से ज्यादा सिंचाई होती है, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो व्याख्या है वो भी हमने देख ली, क्योंकि व्याख्या भी ऐसी है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम आसानी से करने लायक पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, हमारे सामने स्क्रीन के सामने है 2 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, बिल्कुल 2 नंबर का प्रश्न भी आसान सा प्रश्न है। और बात कर लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देखिए, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। तो देखिए, कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, प्रश्न यही है हमारे सामने। और ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए है वो है अलवर, ऑप्शन बी देखिए वो है राजसमंद, और ऑप्शन सी है वो श्रीगंगानगर, और ऑप्शन डी है वो है अजमेर। और तो देखिए दोस्तों, कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में की जाती है, तो वो है अलवर में की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, जो व्याख्या है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्याख्या को बिल्कुल हमें मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए, राजस्थान में सिंचाई के साधन तो देख सकते हो, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, अलवर, भरतपुर, जालौर, सिरोही, टोंक एवं सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा लगभग कुल सिंचित भूमि का 66% है।
जैसलमेर के चांदन में मीठे पानी के नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। देख सकते हो नहरों से कितनी सिंचाई होती है, तो 33% भाग सिंचित होता है वो नहरों से होता है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। देख सकते हो आगे तालाबों में 0.6% कुल सिंचित क्षेत्र तालाब से सिंचाई होती है, और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा उदयपुर में होती है। आगे देख सकते हो अन्य साधन, देखिए अन्य साधनों में नदी नालों की सिंचाई हेतु हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 0.4% भाग में सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि कहाँ पर कुओं से सिंचाई की जाती है, कहाँ नलकूपों से सिंचाई की जाती है, और नहरों से सिंचाई कहाँ कहाँ की जाती है। तो देखिए दोस्तों हमने देखा कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो ऐसे जिले कौन कौन से हैं। एक तो हो गया भीलवाड़ा, देख सकते हो दोस्तों भीलवाड़ा और श्री गंगानगर, यहाँ पर नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। आगे बात कर लेते हैं, तो देख सकते हो अगले बिंदुओं को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 3 नंबर का प्रश्न देख सकते हो हमारी स्क्रीन के सामने है। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। तो देख सकते हो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो देख सकते हो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, और ब्रैकेट में देख सकते हो 2013 और 14 का बताना है। तो देख सकते हो ये भी पूछा गया है डिप्लोमा भर्ती परीक्षा में। ऑप्शन ए देखिए 26.49%, ऑप्शन बी देखिए 24.36%, और ऑप्शन सी देखिए 28.85%, और ऑप्शन डी देखिए 29.75%। तो राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। वो कितना है, 24.36% वाला, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या देखिए, वर्तमान में के संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। तो कुएं जयपुर से सर्वाधिक सिंचाई होती है और 25.88 इसका प्रतिशत है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो धौलपुर में होती है, और प्रतिशत देखा जाए तो 47.64% बराबर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो 73.52%। तो दोस्तों दोनों आंकड़े हमें ध्यान में होने चाहिए। वैसे आंकड़े ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन ज़्यादा पूछी जाती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो 0.85% जो कि भीलवाड़ा में होती है, और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई देखी जाए तो गंगानगर में होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। आगे देखिए नहरों वाला भी आ गया है, तो 24.13% सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है, वो नहरों से होती है। आगे देखिए अन्य स्रोत से 1.50% सिंचाई होती है। तो दोस्तों ये जो लोकेशन है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई है वो धौलपुर में होती है, और तालाबों जो सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा जिले में होती है। नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई है वो गंगानगर जिले में होती है, और अन्य स्रोत है तो वो 1.50% है। देखिए दोस्तों परसेंटेज जो आंकड़ा है वो याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। जैसे कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो गंगानगर में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो भीलवाड़ा में की जाती है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो देख सकते हो अगले 4 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो अगला 4 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारे सामने है, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न देख सकते हो राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में किया लिया जा रहा है। तो देख सकते हो राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए देख सकते हो वो है 50%, ऑप्शन बी देखिए 25%, आगे देखिए ऑप्शन सी देखिए 66%, और ऑप्शन डी देखिए 75%। तो कितना प्रतिशत उपयोग में लिया जा रहा है, तो वो है 50%। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बात कर लेते हैं इसकी एक छोटी सी व्याख्या है, तो उस व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो राजस्थान राज्य के सभी 222 शहर कस्बे को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। 28% जो देखिए 28% शहरों को सतही जल स्रोतों से सिंचाई होती है। 50% शहरों को भूजल स्रोतों से पेयजल मिलता है। 22% शहरी भूजल मिश्रित जल स्रोतों पर आधारित है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कौन सा जल स्रोत राजस्थान का शहर किस पर आधारित है, तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो स्क्रीन के सामने जो 7 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पटवारी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न,
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉकों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो देखिए दोस्तों, वैसे ये से प्रश्न बहुत टफ लगते हैं, मगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यही वे वो प्रश्न हैं जो हमारी मेरिट का निर्धारण करते हैं और हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। तो देखिए, एक बार पुनः हम प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए देखिए बहरोड़, ओसिया और महुआ। ऑप्शन बी देखिए सूरजगढ़, देसूरी और देवली। ऑप्शन सी देखिए बिनमाल, टोडा भीम और टोडा राय सिंह। और ऑप्शन डी देख सकते हो बहरोड़, भीमलत, सूरजगढ़, धोड़ व श्री माधोपुर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है जहाँ पर जल दोहन पर रोक लगा दी गई है राजस्थान में? तो वो है बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ व श्री माधोपुर। तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो पटवारी एग्जाम में पूछा भी गया है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो व्याख्या देख सकते हो यहाँ पर, राजस्थान में कुल ब्लॉक कितने हैं? तो 248 है। तो देखिए, अतिदोहितों की संख्या कितनी है? तो 164 है। क्रिटिकलों की कितनी संख्या है? तो 9 है क्रिटिकल। और देखिए सेमी क्रिटिकल कितने हैं? तो 28 है। आगे देखिए सुरक्षित कितने हैं? तो 44 है। और देखिए पूर्ण खारे कितने हैं? तो 3 है। तो ये आंकड़े आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंकड़ों से प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर पूर्ण खारे देखिए तारानगर चूरू में है, खाजूवाला बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़ ये पूर्ण खारे हैं। भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक देख सकते हो तो बहरोड़ अलवर में है, बेमलत बेनमाल जालौर और सूरजगढ़ धोड़ और श्री माधोपुर। तो हमारा जो डी ऑप्शन था वो यही जिलों से सम्मिलित था। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। बात कर लेते हैं जो अगला 8 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात कर लेता हूं। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है। 8 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? तो देखिए राजस्थान में कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? और देख सकते हो मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ऑप्शन ए देखिए सुरक्षित, ऑप्शन बी देखिए अर्धक्रांतिक, और ऑप्शन सी देखिए अति संदोहित, और ऑप्शन डी देखिए न्यून संदोहित। तो भूजल ब्लॉक की कौन सी श्रेणी नहीं है? तो ऑप्शन डी देखिए न्यून संदोहित श्रेणी, ये बिल्कुल हमारे भूजल की ब्लॉक श्रेणी नहीं है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या, एक तरफ तो ब्लॉक दे रखा है और उसके सामने उसकी परिभाषा दे रखी है। तो देखिए अतिदोहित किसे कहते हैं? तो देखिए जल दोहन पूर्ण भरण से अधिक होता है उसे अतिदोहित कहा जाता है। और क्रिटिकल किसे कहा जाता है? तो देखिए जहाँ दोहन पुनर्भरण का 90% से 100% है उसे क्रिटिकल कहा जाता है। सेमी क्रिटिकल किसे कहा जाता है? तो देखिए जहां दोहन पूर्ण भरण का 70% से 90% है उसे सेमी क्रिटिकल कहा जाता है। और सुरक्षित किसे कहा जाता है? तो देखिए जहां दोहन पूर्ण भरण का 70% से कम है उसे सुरक्षित कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने अतिदोहित किसे कहते हैं, क्रिटिकल किसे कहते हैं, सेमी क्रिटिकल किसे कहते हैं और सुरक्षित किसे कहते हैं, ये समझने का प्रयास किया। बात कर लेते हैं अब आज का अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हूँ। तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार भी पूछा गया है, 2020 और फिर से 2020, 2 एग्जामों में रिपीट हुआ है अलग अलग, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और अभी ऐसा ही प्रश्न जो कि सीईटी हुई थी, समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन स्तर की, वहां पर आपको देखने को मिला था। तो देखिए टांका और खड़िन प्रकार है। तो देखिए टांका और खड़िन प्रकार है। तो ऑप्शन ए देखिए आदिवासी युद्ध कौशल के प्रकार है, ऑप्शन बी देखिए आदिवासी बोलियां हैं, ऑप्शन सी देखिए परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं, और ऑप्शन डी देखिए परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं हैं। तो देखिए टांका और खड़िन क्या है? तो परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, वो होगा सी वाला। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या। मैं तो यही कहता हूँ कि हर प्रश्न की व्याख्या जरूर देखनी है आपको। तो देखिए टांका किसे कहते हैं? तो देखिए टांका क्या है? राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेरी, फलोदी और बाड़मेर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए पाए जाने वाले भूमिगत टैंक हैं, उनको टांका कहा जाता है। और खड़ीन क्या है? तो देखिए तल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ भूमि खड़ीन कहलाती है। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने व्याख्या देख ली। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए आज का अगला प्रश्न,
देख सकते हो 10 जो अगला प्रश्न है हमारे सामने 10 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सॉरी 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है और नदियों के नाम है। ऑप्शन ए देखिए मेंढा नदी, ऑप्शन बी देखिए कांतली नदी, और ऑप्शन सी देखिए बांडी नदी, और ऑप्शन डी देखिए मानसी नदी। तो आप सभी जानते हो कि राजस्थान में सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो वो है मेंढा नदी। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, सारी की सारी जो नदियाँ जो सांबर झील में गिरती है उनके सारों के नाम एक बार हम याद कर लेते हैं। तो देखिए सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ देख सकते हो, मेंढा भी है, खारी है, रूपनगढ़ है, खंडेला और मेघना। ये पांचों की पांच नदियां हैं जो कि सांबर झील में गिरती है, और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे देख सकते हो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो सांबर झील है। कुल नमक का 8.7% यहाँ पर उत्पादन होता है। रामसर साइट नम आर्द्र भूमि स्थल 1990 में इस झील को शामिल किया गया है। सांबर साल्ट 1964 में यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो दोस्तों सांबर झील से संबंधित कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और कुल नमक का 8.7% इस झील में उत्पादन होता है। रामसर साइट में ये झील शामिल की गई है। और सांबर साल्ट 1964 में यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। बात कर लेते हैं जो अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, जो 10 नंबर का अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी 10 नंबर का। देखिए सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो देखिए सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो देख सकते हो ऑप्शन है मेंढा, ऑप्शन बी देखिए कांतली, और ऑप्शन सी देखिए खंडेल, और ऑप्शन डी देखिए रूपनगढ़। तो राजस्थान की जो सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो यहाँ पर देखिए तो कांतली नदी नहीं गिरती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पीछे अगर आपने व्याख्या सही पढ़ी है तो ये प्रश्न आप आसानी से हल कर पाओगे। पुनः देख लीजिए व्याख्या, सारी नदियां भी आ जाएगी, जितने भी फैक्ट है वो सारे रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए सांबर झील, देखिए राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो है सांबर झील। इस झील में मेंढा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला और बांडी का नाला, ये सारी की सारी नदियां गिरती है। रामसर साइट आर्द्रभूमि में इस झील को शामिल किया गया है। फ्लेमिंगो राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ पर सर्दी में आते हैं। तो देख सकते हो फ्लेमिंगो राजहंस बड़ी संख्या में किस झील पर आते हैं, तो सांबर झील में आते हैं। यहाँ पर और नए फैक्टों को देख करके बात कर ली। बात कर लेते हैं आज का जो अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है। तो देख सकते हो रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला, ये सारी की सारी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए देखिए फलोदी झील, ऑप्शन बी देखिए पचपदरा झील, और ऑप्शन सी देखिए सांबर झील, और ऑप्शन डी देखिए डिडवाना झील। तो दोस्तों किस झील में जाकर के ये नदियाँ गिरती है, तो सांबर झील में गिरती है। और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए व्याख्या, सांबर झील देख सकते हो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, जयपुर, नागौर और अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों ये झील तीन जिलों में फैली हुई है, वो है जयपुर, नागौर और अजमेर में फैली हुई है। बिजूलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण है वो चौहान शासक वासुदेव द्वारा निर्माण किया गया है। 8.7% यहाँ का नमक उत्पादन होता है। मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और बांडी का नाला पानी, नदियों नदियों का पानी इस झील में गिरता है। म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना 1964 में यहाँ पर की गई है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इलेक्ट्रिकल जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी पूछा गया है, और जेईएन भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो है अगला, ये देख सकते हो, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर के समाचार में रही थी। तो वर्ष 2019 में राजस्थान की ऐसी झील कौन सी है जो बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर के समाचार में रही थी। तो ऑप्शन ए देखिए वो है केवलादेव, ऑप्शन बी देखिए आना सागर, और ऑप्शन सी देखिए सांबर, और ऑप्शन डी देखिए नक्की। तो दोस्तों पक्षियों की तादाद में पक्षियों की जो मृत्यु हुई थी वो किस झील में हुई थी, तो सांबर झील में हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी मृत्यु हुई थी और क्या रीजन था, तो यहाँ पर जो व्याख्या है बिल्कुल आसानी से हम देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर वर्ष 2019 में एवियन
बोटुलिज्म नामक बीमारी से सांबर में हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। खारे पानी की झील विस्तार जयपुर, नागौर और अजमेर में है। इसका निर्माण किसने किया है? तो वासुदेव चौहान द्वारा 6वीं शताब्दी में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1694 में यहीं पर की गई है। आगे देखिए, यहाँ पर देवयानी तीर्थ, तीर्थ की नानी भी कहा जाता है, वो यहीं स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर भी यही इसी झील पर स्थित है। तो दोस्तों देख लिए हमने यहाँ पर इस झील को लेकर के जितने भी फैक्ट थे। आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे सामने जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये प्रश्न आया है और फिर से रिपीट हो सकता है। तो देखिए, सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो ऑप्शन ए देखिए खारी, ऑप्शन बी देखिए रूपनगढ़, और ऑप्शन सी देखिए मेंढा, और ऑप्शन डी देखिए खंडेला। तो सांबर झील में कौन सी नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो वो है मेंढा नदी द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, सांबर झील में मेंढा नदी द्वारा 1,22,950 टन से लगा करके 1395 ppm प्रति मीटर पानी नमक लवण की मात्रा जमा की जाती है। खारी देख सकते हो 30,960 टन से लगा करके 665 ppm तक लाया जाता है। रूपनगढ़ नदी का आंकड़ा देखा जाए तो 3,975 टन से 72 ppm प्रति मिनट टन लवण की मात्रा सांबर झील में डाली जाती है। कुल मात्रा देखी जाए तो देखिए 1,57,167 टन से लगा करके 2,132 ppm प्रति मिनट टन जमा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आंकड़ों को बिल्कुल याद नहीं करना है, आंकड़ों से हमें विचलित बिल्कुल नहीं होना है और बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें तो जो लोकेशन है, जो नदियाँ हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न करने हैं। वो प्रश्न गलत हो गए तो फिर हमारी समस्या खड़ी हो जाएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। आज का 14 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो राजस्थान की किस झील में रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए कायलाना झील, ऑप्शन बी देखिए पिछोला झील, और ऑप्शन सी देखिए सांबर झील, और ऑप्शन डी देखिए फायसागर झील। तो राजस्थान की कौन सी झील है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो वो है सांबर झील। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, रामसर साइट राजस्थान का प्रथम, भारत का दूसरा रामसर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसे शामिल किया गया है। आगे देखिए, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है ये। राजस्थान का दूसरा, देश का छठा सांबर झील 1990, इसको भी शामिल किया गया है। रामसर देखिए, रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 आर्द्रभूमि का सम्मेलन हुआ था। तो रामसर क्या है? तो रामसर, जो रामसर ईरान में होता है 2 फरवरी 1971 आर्द्रभूमि संरक्षण का एक सम्मेलन होता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो आज का जो अगला प्रश्न है 15 नंबर का, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी के जितने भी सीईटी एग्जाम हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल के या फिर स्टेनोग्राफर हुए हैं, तो कथन वाले प्रश्न आपने देखे होंगे। तो ऐसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट बात है ये, तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। कथन एक दे रखा है, देखिए ए वाला, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और कथन आर देखिए, सांबर झील चुंबोत्तर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, दोनों कथन सही है, कौन सा कूट सही है तो देखना है ये हमें। तो देखिए, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये भी सही है हमारा। और सांबर झील 74% से 75% पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है, तो ये कथन भी सही है। तो ए और आर दोनों कथन सही है। तो हमारे सामने जो ए वाला कथन है वो बिल्कुल सही कथन है, तो ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे कथन वाले प्रश्न भी हमें सही फैक्ट पता होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। रूपनगढ़, मेघना, खारी, खंडेला का पानी आकर गिरता है इस नदी में। लगभग देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। फ्लेमिंगो राजहंस सर्दी में यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सांबर झील को लेकर के एक बार और बात कर ली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो प्रश्न है ये भी देखिए। तो निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय गर्त नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए डिडवाना, ऑप्शन बी देखिए कायलाना, और ऑप्शन सी देखिए सुजानगढ़, और ऑप्शन डी देखिए तारा ताल छापर।
तो निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय गर्त नहीं है, तो वो होगा कायलाना लवणीय गर्त नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो लवणीय गर्त। तो देखिए ताल छापर, परिहारा और सुजानगढ़ कहाँ है, तो ये चूरू में है। डिडवाना, डेगाना और कुचामन ये कहाँ है, तो नागौर जिले के अंदर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं आज का जो अगला प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है 17 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है, तो राजस्थान की कौन सी लवणीय झील है, आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए जयसमंद, ऑप्शन बी देखिए लोनकरणसर, और ऑप्शन सी देखिए राजसमंद, और ऑप्शन डी देखिए पिछोला। तो राजस्थान में कौन सी लवणीय झील है, नमकीन झील है, तो वो है लोनकरणसर झील है जो बीकानेर में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी वाक्य व्याख्या, लवणीय गर्त तो देख सकते हो ताल छापर, परिहारा और सुजानगढ़ कहाँ है, तो चूरू में है। डिडवाना, डेगाना और कुचामन ये कहाँ है, तो नागौर में है। आगे बात कर लेते हैं आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 18 नंबर का प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देख सकते हो थर्ड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है, हमारे सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए देखिए आना सागर झील, ऑप्शन बी देखिए पिछोला झील, और ऑप्शन सी देखिए डिडवाना झील, और ऑप्शन डी देखिए राजसमंद झील। तो खारे पानी की झील कौन सी है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन देखिए डिडवाना झील है, वो खारे पानी की झील है और नागौर में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी प्रश्नों की, ये बात मैं हर प्रश्न में और हर व्याख्या में और हर मॉडल टेस्ट में बता रहा हूँ। तो देखिए डिडवाना झील देखिए राजस्थान में खारे पानी की झील 33 सागर का समावेश है। नागौर जिले में स्थित है ये झील। खालदा अन्य नाम है इस झील का। सोडियम सल्फेट का उत्पादन जो कपड़ा कागज उद्योग में उपयोग में लिया जाता है। नमक खाने योग्य नहीं है इस झील का। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क 1964, सोडियम सल्फेट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क 1966, सोडियम सल्फाइड हेतु यहाँ पर निर्माण किया गया है। स्थानीय देवल संस्था द्वारा इसका नमक उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है हमारे सामने देख सकते हो 19 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। और देखिए 19 नंबर का प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती में भी पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है, तो राजस्थान में कौन सी लवणीय झील नहीं है। ऑप्शन ए देखिए डिडवाना, ऑप्शन बी देखिए कोलायत, और ऑप्शन सी देखिए पचपदरा, और ऑप्शन डी देखिए काबोद। तो कौन सी लवणीय झील नहीं है, तो वो होगी दोस्तों कोलायत झील है, वो लवणीय झील नहीं है। और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए राजस्थान की प्रमुख लवणीय खारे पानी की झीलें देखिए, तो वो हो गई सांबर, डिडवाना, पचपदरा, रेवासा सीकर, कावोद जैसलमेर, लूणकरणसर देखिए लूणकरणसर, कुचामन नागौर, फलोदी बाप जोधपुर। नावा कहाँ है, तो नागौर में है। और ताल छापर कहाँ है, तो परियारा और चूरू में है ये। कोलायत कहाँ है, तो बीकानेर में है, मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों हमने सारी झीलें देख ली, कौन सी खारे पानी की है और कौन सी मीठे पानी की है, और ये झील किस जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो 20 नंबर का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारे 20 नंबर का प्रश्न है देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने है 20 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली कौन नदी कौन सी है, तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए देखिए पार्वती, ऑप्शन बी देखिए कोठारी, और ऑप्शन सी देखिए आयड़, और ऑप्शन डी देखिए गोमती। तो उदय सागर झील में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो होती है आयड़ नदी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखिए उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। निर्माण उदय सिंह के द्वारा किया गया था। बेड़च नदी उद्गम गोगुंदा उदयपुर में होता है। बेड़च उदय सागर में गिरती है तथा पुनः आयड़ के रूप में निकलती है। तो जो बेड़च नदी है वही उदय सागर में गिरती है और वो ही आयड़ के नाम से जानी जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बात है यहाँ पर। आगे देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो 21 नंबर के प्रश्न देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है, तो ताल छापर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो देख सकते हो ऑप्शन ए देखिए चूरू, ऑप्शन बी देखिए उदयपुर, और ऑप्शन सी देखिए भरतपुर, और ऑप्शन डी देखिए अलवर। तो ताल छापर झील राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या, ताल छापर 4 अक्टूबर 1962 को सुजानगढ़ चूरू में अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
क्षेत्रफल देखा जाए तो 7.19 वर्ग किलोमीटर। काले हिरणों तथा प्रवासी पक्षी कुरंजा पक्षी के लिए ताल छपर झील भी स्थित है। आगे देखिए, मोचिया साइप्रस रोंटेडस नामक नर्म घास वर्षा काल में उगती है। महाभारत काल में इस क्षेत्र में द्रोणपुर नाम से जाना जाता था। तो देखिए, महाभारत काल में इस क्षेत्र को द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। तो ताल छापर चूरू में है। यहाँ पर हमने उससे संबंधित जितनी भी बातें थी देख ली। अब बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न देख सकते हो। आज का हमारे सामने जो अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए वो दे रखा है नाली, ऑप्शन बी देखिए वो है नाड़ी, और ऑप्शन सी देखिए वो है टोबा, और ऑप्शन डी देखा है वो है जोहड़। तो राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो होगा नाली नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न भी अभी जो राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की आयोजित करवाई गई थी, 4 शिफ्टों में पेपर होता है, तो किसी एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या। तो देखिए, राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि निम्न है। तो देखिए, कुई, कुआं, नाली, आगे देखिए नाड़ी, टोबा, तालाब और नहर, ये सारी की सारी परंपरागत विधियां है जल संरक्षण की। आगे देखिए नाड़ी क्या है? तो देखिए, जोधपुर में अकाल राहत कार्य के दौरान जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम राव जोधा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक देख सकते हो नाड़ियाँ जोधपुर में है। टोबा क्या है? तो देखिए, टोबा नाड़ी से बड़ा तथा अधिक गहरा होता है। जल संसाधन है जिसका ऊपरी भाग चतुर्भुजाकार होता है। जोहड़ क्या है? तो देखिए, शेखावटी क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाए गए कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देख ली जल संरक्षण की परंपरागत विधियां क्या है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो 23 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आरटेट 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए देखिए तालाब, ऑप्शन बी देखिए कुआं, और ऑप्शन सी देखिए नदी, और ऑप्शन डी देखिए टांका। तो कौन सी है? तो टांका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत जल संग्रहण विधि में देखिए कौन कौन से, तो कुई, नाड़ी, तालाब, जोहड़, बंधा, आगे देखिए समंद, सरोवर, जालरा, बावड़ी, पोखर, टोबा, टांका और खड़िन, ये सारे के सारे शामिल है। खड़िन किसे कहते हैं? तो देखिए, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में विकसित की गई है। आगे देखिए टोबा क्या है? तो नाड़ी के समान जिसका आगोर नाड़ी से बड़ा होता है। आगे देखिए नाड़ी क्या है? तो सर्वप्रथम 1520 ईस्वी में राव जोधाजी द्वारा निर्मित का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या है ये सब। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 24 नंबर का जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए कुआं, ऑप्शन बी देखिए तालाब, और ऑप्शन सी देखिए कुंड, और ऑप्शन डी देखिए नाड़ा। तो किस नाम से जाना जाता है शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में कच्चे जल स्रोतों के कुओं को? तो वो जाना जाता है तो नाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या, तो देखिए जोहड़ शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित करने का परंपरागत साधन जोहड़ कहलाता है। इसका रूप टांके के समान ही होता है, लेकिन इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। जोहड़ पशु व मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। तो यहाँ पर हमने देख लिया जोहड़ क्या है। आगे बात कर लेते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, देख सकते हो जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2019 और आरटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। वर्षा जल संरक्षण लाभ पत्र है। तो देखिए, वर्षा जल संरक्षण लाभ पत्र है। तो ऑप्शन ए देखिए सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी देखिए कृषि के लिए, और ऑप्शन ए देख सकते हो कृषि के लिए, और ऑप्शन बी देखिए जल विद्युत के लिए, ऑप्शन सी देखिए भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, और ऑप्शन डी देखिए सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर कितने हमारे सामने ऑप्शन आ गए, मगर जो सही आंसर है वो क्या है? भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। तो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही आंसर है। तो सी वाला बिल्कुल सही है।
बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो सी वाला बिल्कुल सही था। वर्षा जल संग्रहण के तरीके सतह जल संग्रह सिस्टम, छत प्रणाली, रूप टॉप बांध, भूमिगत टैंक, खड़ीन तालाब, बावड़ी। लाभ देखिए, घरेलू काम के लिए ज़्यादा पानी, कृषि उत्पादन में वृद्धि, लोगों को अच्छी सुविधा, आर्थिक मजबूती, कुएं नलकूप पुनर्भरण, ये सारे के सारे इसके लाभ है। तो दोस्तों ये जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो हमारा जो ये मॉडल पेपर है, जो 9 नंबर का मॉडल पेपर है, इसको आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना है। अपने जो करीबी मित्र हैं, दोस्त हैं, जो अभी तक इस तैयारी से नहीं जुड़े हैं, तो उनको भी अधिक से अधिक हमारे चैनल और हमारे इन मॉडल पेपर को आप शेयर करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहोगे, तो मैं हमेशा आपके लिए एक नया नया मॉडल पेपर रोज लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।